गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स मी अगेन। अब लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर हमने अटेंड किया था उसमें हमने बेसिकली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की हमने बात की थी एंड वो चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं नीट में भी और एज वेल एज आप लोगों के बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम और सोर्सेज कम हैं, सो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। जब हम फेस टू फेस आफ्टर द लॉकडाउन ओपनिंग हम जब फेस टू फेस बैठेंगे तो मैं आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड करवाऊंगा और इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी में है, इट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant। Sexual reproduction in flowering plants। So what is flowering plant? Flowering plant naturally जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स plants which produces the flower called the flowering plant, right? But ये जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावर का प्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? ये थैलोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, ये ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, ये टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, इवन जिम्नोस्पर्म में भी ये नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में भी कोन्स होते हैं एंड जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स नहीं होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स प्रोडक्शन होता है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सो स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो यहाँ पे गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। राइट, सो डॉक्टर पंचानन महेश्वरी ने एम्ब्रियोलॉजी पे काफ़ी काम किया, प्लांट्स के एम्ब्रियोलॉजी पे, और उनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। राइट, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। सो इस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंड बुक का नाम एन इंट्रोडक्शन in embryology of angiosperm। So डॉक्टर पंचानन महेश्वरी हु इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, एन इंट्रोडक्शन इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है
नीट में पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इज द पंचानन माहेश्वरी। राइट, गोएथे, he is also a scientist, he was also a scientist, and इन्होंने बताया कि जो फ्लावर होता है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ये गोएथे ने बताया था। ठीक है, सो मॉडिफाइड शूट, इसका क्या मतलब कि जो फ्लावर है वो किससे मॉडिफाइड हुआ है, किससे कन्वर्ट हुआ है, ये स्टेम एंड लीव से हुआ है। स्टेम एंड लीव के मॉडिफिकेशन से, स्टेम एंड लीव में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ कन्वर्जन हुआ, और जिसके कारण से ये फ्लावर में कन्वर्टेड हुए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, सो फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट और मॉडिफाइड लीफ एंड स्टेम। राइट, ये गोएथे ने बताया था। नाउ फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में, एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें बेसिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आप लोगों ने 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, फ्लोरल फॉर्मूला भी पढ़ा है, बट स्टिल इट इज़ माई ड्यूटी कि उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो मॉर्फोलॉजी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर। ठीक है, सो फ्लावर जो होता है वो शूट के एक्सिस में लगा हुआ होता है। ठीक है, और एक्सिस में ये एक्सिस से एक स्टॉक निकलता है जिसको पेडिसिल कहा जाता है। राइट, सो ये पेडिसिल से स्टेम के ब्रांच के एक्सिस से लगा हुआ होता है। उसके बाद ये इसका अपर पार्ट जो होता है वो स्वोलन अप हो जाता है। ठीक है, ये फूल जाता है, स्वोलन अप हो जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। इसको थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा जाता, थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है। राइट, सो ये जो सोलन पार्ट है, रिसेप्टिकल है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड स्टेम। ठीक है, इस पार्ट में कंडेंस्ड स्टेम पाया जाता, कंडेंस्ड स्टेम होता है। ठीक है, दिस इज द कंडेंस्ड स्टेम पार्ट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर माइक्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे नोड्स हमें दिखाई देते हैं। सो ये कंडेंस्ड नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस्ड नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं, एंड ये कंडेंसेशन के कारण पास आ जाते हैं और एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस का काम बेसिकली जो फ्लावर के होल्स होते हैं, फ्लावर के 4 होल्स होते हैं। होल्स में मतलब कि साइकिल होती है। ठीक है, 4 तरह की साइकिल्स होती हैं। ठीक है, जिसको होल्स कहा जाता है। ये कितनी होती हैं? 4। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? इधर लिख दो। कौन कौन सी होती है? सबसे आउटर जो होता है वो कैलिक्स कहलाता। ठीक है, सेकंड कोरोला,
थर्ड एंड्रोसियन, एंड फोर्थ गाइनेसियन। ठीक है। सो इस तरह से ये 4 रोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, जो कि इस थैलेमस पे ये थैलेमस इनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, इन 4 रोल्स को होल्ड करके रखता है ये थैलेमस। राइट नाउ हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे आउटर साइकिल होता है या आउटर रोल्स होता है, इट इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे आउटर पार्ट में होता है, मोस्टली ग्रीन होता है, कभी कभी ये कलरफुल हो सकता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। राइट, कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं, बट इट इज मोस्टली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि आउटर मोस्ट होते हैं। मोस्टली ये 4-5 होते हैं, लेकिन अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये जो आउटर होता है, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, ये कैलिक्स होता है। और इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसको सेपल कहा जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेपल। राइट, सो इसके इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है? सेपल। राइट, नाउ इसका काम क्या है? जब फ्लावर बर्ड पोजीशन में होता है यानी पैक रहता है, तो उसको ये कवर करके रखते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कवर करके रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बर्ड पोजीशन में फ्लावर का जो प्रोटेक्शन होता है वो ये सेपल्स करते हैं, कैलिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रोल इज इट इज कोरोला। राइट, ये भी लीफ के ही होते हैं। ये जितने भी रोल्स होते हैं ये अलग अलग इंटरनोड्स में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अलग अलग नोड्स में लगे हुए रहते हैं नंबर वाइज। राइट, तो फर्स्ट जो थैलेमस के बाद जो फर्स्ट नोड होता है उसमें सेपल्स लगे हुए रहते हैं यानी कैलिक्स होता है। देन नेक्स्ट जो होता है वो कोरोला होता है। नेक्स्ट नोड पे कोरोला पाया जाता है, एंड कोरोला के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पेटल्स कहते हैं। राइट, जो कोरोला के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पेटल्स कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट इट कैन बी ब्राइट इन कलर। ये ब्राइट हो सकते हैं कलर में। ठीक है, ये लार्जर हो सकते हैं साइज में, एंड इसके अलावा ये सेंटेड हो सकते हैं, इसमें से खुशबू आ सकती है। कभी कभी बैड ऑर्डर्स भी आते हैं, यानी कि इसमें गंदी स्मेल भी आती है, मांस जैसी स्मेल भी आ सकती है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आता है फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स या तो खुशबू से या फिर इसमें जो ब्राइट कलर है, ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होके, या फिर गंदी स्मेल, अगर रोटन मीट की जैसे अगर स्मेल आ रही है तो ये भी इसमें आ सकता है। वो फ्लाइज जो होती हैं वो इसमें आते हैं, बैठते हैं। बैठने के बाद जब ये उड़ते हैं तो इनकी बॉडी से, उन इंसेक्ट्स की बॉडी से ये पोलन ग्रेन जो है वो चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ये फिर उड़ के जब दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो उसके गाइनेशियम में उन पोलन ग्रेन को पहुंचा देते हैं। सो पोलन ग्रेन इज व्हाट बेसिकली इट इज द मैच्योर मेल गैमेट। ठीक है, पोलन ग्रेन इज इमैच्योर मेल गैमेट। ठीक है, सो यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ से जब दूसरे फ्लावर के फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचता है तो उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। सो इस तरह से ये पॉलिनेशन का काम करने वाले एजेंट्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स होते हैं और उनको अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स यहाँ पे काम में आते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो रोल्स होता है, सेकंड रोल इट इज कोरोला एंड इसके इंडिविजुअल्स को पेटल्स कहा जाता है। राइट। सो कैलिक्स एंड कोरोला ये दोनों जो होते हैं दीज आर बेसिकली एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी क्यों? क्योंकि कैलिक्स एंड कोरोला या सेपल और पेटल जो होते हैं ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये ओनली रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ठीक है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में हेल्प करना। ठीक है। सो इस तरह से ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। लेकिन जो एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम है यानी थर्ड एंड फोर्थ रोल जो होते हैं ये बेसिकली प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों? क्योंकि these are the main reproductive organ. Androcium is the male, it is male reproductive organ. Androcium male reproductive organ होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। राइट। सो एंड्रोसियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके इंडिविजुअल्स को स्टेमन कहा जाता है। स्टेमिन, इसके इंडिविजुअल्स को स्टेमिन कहा जाता है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअली इसका डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे तो हम इसके पार्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मेल गैमेट जो है वो बनते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस जो होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस वो स्टेमन में ही होता है। ठीक है। सो इस तरह से ये स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। दिस इज द थर्ड रोल। ये बेसिकली अगर हम इसको किसी फ्लावर्स को अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली पेटल्स से लगे हुए रहते हैं, यानी पेटल्स से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। एंड जो स्टेमन होते हैं ये पेटल्स से चिपके हुए रहते हैं और उसी से ही निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। देन फोर्थ रोल इज gynoecium. Gynoecium is what? It is female reproductive organ. Gynoecium is what? It is female reproductive organ. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का होता है इसका बेसल पार्ट। दिस इज द बेसल पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। बेसल पार्ट के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये बेसल पार्ट बेसिकली क्या है? दिस इज ओवेरी। बेसल पार्ट इज ओवेरी, राइट। उसके बाद एक लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है।
लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है। एंड उसके बाद एक प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, सो ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, इन तीनों से मिलकर स्टेम, इन तीनों से मिलकर कार्पल बनते हैं। कार्पल या पिस्टिल भी कहा जाता है, पिस्टिल, राइट। सो बेसिकली ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो, इसमें कई हो सकते हैं। एंड पूरे सर्किल को, पूरे रोल को गाइनेशियम कहा जाता है और इंडिविजुअली इसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। ये फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। ओवम फर्टिलाइज्ड होता है उस मेल गैमेट से, और उसके बाद ये जब मेल गैमेट से फर्टिलाइज होने के बाद ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो सीड्स के फॉर्म में होता है, यानी ओव्यूल्स बनते हैं, ओव्यूल्स से सीड्स बनते हैं, और सीड्स जो ये जो ओवेरी पार्ट है ये सोलन अप हो जाती है, फूड का स्टोरेज करती है और ये फ्रूट बनाती है। तो ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और इसके अलावा जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सो इस तरह से ये फीमेल का जो एम्ब्रियो पार्ट है वो फीमेल यहाँ पे ओवेरी में ही डेवलप होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल कहलाता है, राइट। सो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कि सेपल आता है, कार्पल आता है, या सेपल आता है, पेटल आता है, देन स्टेमन आता है, देन कार्पल आता है, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम, राइट। सो गाइनेशियम के नाम आपने गाइनोकोलॉजिस्ट सुना होगा, जो कि फीमेल के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड गाइनोकोलॉजिस्ट। उसी तरह से ये नाम, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए इसको गाइनेशियम कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हम ये जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट, ठीक है। स्टेम एंड लीव्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, एंड ये कुछ अलग अलग नोड्स पे लगे हुए, चारों जो रोल्स होते हैं ये अलग अलग नोड्स पे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि सेपल और पेटल के बीच का जो नोड्स होता है या इंटरनोड होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। सेपल एंड पेटल के बीच का जो इंटरनोड होता है वो बड़ा होता है, तो ये थोड़े से अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनको एंथोफोर कहा जाता है, एंथोफोर, ठीक है। एग्जाम्पल है डायंथस, राइट। देन कभी कभी क्या होता है कि कोरोला एंड एंड्रोशियम के बीच का जो इंटरनोड होता है, इन दोनों के बीच का जो इंटरनोड होता है वो लंबा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनको एंड्रोफोर कहते हैं, एंड्रोफोर, राइट। एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा, राइट। देन एंथोफोर हो गया, एंडोफोर हो गया, एंड्रोफोर हो गया। देन कभी कभी क्या होता है कि गाइनेशियम एंड एंड्रोशियम, इन दोनों के बीच का जो इंटरनोड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। सो इस तरह के जो होते हैं उसको गाइनोफोर कहा जाता है। कैप्रिस, इसका एग्जाम्पल गाइनोफोर, ठीक है। कभी कभी क्या देखा जाता है कि दोनों एंड्रोशियम यानी पेटल एंड एंड्रोशियम के बीच का नोड एंड
एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम के बीच का जो इंटरनोड होता है दोनों ही लंबे होते हैं, दोनों ही बड़े होते हैं। ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको गाइनेंड्रोपोर कहा जाता, राइट। सो इस तरह से ये फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक मॉर्फोलॉजी है, जिसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, राइट। नाउ हमने 4 रोल्स के बारे में डिस्कस किया कि 4 रोल्स होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, देन एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या बताया कि कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम जो है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इनके स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी हिस्टोलॉजी, इसके बारे में जानना हमें जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। कौन सा होता है रोल? इट इज एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोशियम। और इसके इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहा जाता है? इट इज स्टेमन, इसको स्टेमन कहते हैं, राइट। अब हम स्टेमन की बात करते हैं, स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेमन जो थैलेमस से जो लगा हुआ पोर्शन होता है, जो एक लंबा स्टॉक होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये थैलेमस से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज कॉल्ड एंथर। सो दिस इज फिलामेंट and this is anther, right। इन दोनों जब जो फिलामेंट जहां पे एंथर से जुड़ा हुआ रहता है, ये जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव, राइट। सो फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव, ये 3 पोर्शन होता है। अब एंथर की अगर हम बात करें, फिलामेंट का कोई एज सच रोल नहीं है, ये ओनली स्टॉक का काम करता है जो कि एंथर को जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। एंथर के अंदर अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी क्रॉस कटिंग करते हैं, तो इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको पोलन सैक कहा जाता है, पोलन सैक, ठीक है। सो पोलन सैक जो है वो पूरे एंथर में यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ये पूरे एंथर में फैला हुआ रहता है, ठीक है। और ये पोलन सैक जो है इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पोलन मदर सेल पाए जाते हैं, पोलन मदर सेल, इसको शॉर्ट में PMC कहा जाता है।
ये कैसा होता है, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, इसी को ही, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है उसको माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो इसको इन सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको MMC। तो अगर आप लोगों को PMC या MMC कहीं भी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड सेल होते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर ये पोलन सैक होता है। पोलन सैक के अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो पोलन मदर सेल कहलाते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। उन MMC या PMC में मियोसिस होता है और मियोसिस के कारण हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनको पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, सो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। इनमें ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं मदर सेल्स, एंड इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के कारण हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एक पोलन मदर सेल से, और इस तरह से ये उनको पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहा जाता है, जो कि मेल इमेच्योर मेल गैमेट होता है। ठीक है, इट इज पोलन ग्रेन इज इमेच्योर मेल गैमेट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो इस तरह से ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर, अगर हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो ये पोलन सैक है। ठीक है, दिस इज पोलन सैक, एंड इसके अंदर कई पोलन मदर सेल्स होते हैं और जो कि मियोसिस के थ्रू ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, सो जो डाइकोटिलीडन्स होते हैं, जो प्लांट्स डाइकोटिलीडन्स होते हैं, ठीक है, डाइकोट्स या डाइकोटिलीडन्स होते हैं, उनमें ये जो एंथर है इसमें बीच में एक ग्रूव पाया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे जब हम ये बेसिकली बाइलॉब्ड होते हैं। डाइकोटिलीडन्स जो एंथर होते हैं, डाइकोटिलीडन्स एंथर बेसिकली कैसे होते हैं, इट इज बाइलॉब्ड। ठीक है, डाइकोटिलीडन्स एंथर कैसे होते हैं, बाइलॉब्ड, राइट, यानी 2 लोब में होते हैं। ठीक है, और 2 लोब में जो एक लोब में एक थीका होता है, यानी अंदर की तरफ घुसा हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, जो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी सिंगल लोब, ये एक लोब, ठीक है, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, तो बाई लोब्ड हो गया, बाई मीन्स 2। ठीक है, तो 2 लोब में ये कन्वर्ट है। अब एक ही लोब में एक ये यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन होता है, एक ग्रूव होता है। ठीक है, जिसको थीका कहते हैं, इट इज कॉल्ड थीका, THECA। ठीक है, और
इस तरह से जो बाइलोब्ड एंथर होते हैं, बाइलोब्ड एंथर में दो थीका यानी एक ईच जो लॉब होता है उसमें एक सिंगल थीका पाया जाता है। तो दो में दो थीका पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डायथीकस कहलाते हैं, डायथीकस, ठीक है। सो इस तरह से ये थीका जो है बाइलोब्ड एंथर में दो थीका पाए जाते हैं, इसलिए इसको डायथीकस एंथर कहा जाता है, ठीक है। देन इसमें ये जो पोर्शन होता है, ये जिसमें कि एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर पूरा जो पोर्शन होता है जिसमें एमएमसी होता है, पोलन ग्रेन होता है, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। इसको स्पोरेंजिया कहा जाता है, स्पोरेंजिया, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे चार स्पोरेंजिया, बाइलोब जो एंथर होते हैं यहाँ पे चार स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर कहा जाता है, राइट। सो नॉर्मली डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सो नॉर्मली जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, यानी इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ईच लोब में एक ग्रूव होता है जो कि अंदर की तरफ रहता है, जो इस लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको थीका कहा जाता है, ठीक है। और ये जो थीका है ये बाइलोब्ड में दो थीका होते हैं, इसलिए इसको डायथीकस एंथर कहा जाता है। तो ये डाइकोटिलेडन में बाइलोब्ड होता है, डायथीकस होते हैं, और दो थीका है, यानी कि एक लोब जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, और जब दो पार्ट में डिवाइड होते हैं तो यानी एक लोब में दो स्पोरेंजिया पाया जाता है, यानी कि बाइलोब्ड एंथर में चार स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसलिए इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर कहा जाता है, राइट। एग्जाम्पल डाइकोटिलेडन्स का जो मेन एग्जाम्पल है जिसको आइडल एंजियोस्पर्म माना गया है, आइडल एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसका एग्जाम्पल जो माना गया है, इट इज कैप्सिला, ठीक है। कैप्सिला का जो प्लांट होता है ये डाइकोटिलेडन है, ये बेसिकली क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली से आते हैं, ठीक है। क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी जो फैमिली है उससे ये कैप्सिला आता है। ऐसे मोस्टली जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट हैं उनमें इसी तरह से एंथर होते हैं, बाइलोब्ड एंथर होते हैं, डायथीकस होते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डाइकोटिलेडन्स भी हैं जैसे कि मालवेसी, मालवेसी जो फैमिली है इनके जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ओकरा यानी भिंडी, ओकरा मीन्स भिंडी, ओकरा, कॉटन, ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनमें जो है सिंगल लोब्ड एंथर ही पाए जाते हैं, सिंगल लोब्ड एंथर एंड मोनोथीकस एंथर कहलाते हैं, एंड बाइस्पोरेंजिएट होते हैं,
ठीक है। सो मालवेसी फैमिली में जो होते हैं, मालवेसी बेसिकली डाइकोटिलीडन है, लेकिन इसमें जो एंथर होते हैं ये सिंगल लोब यानी मोनोलोब, मोनोथिकस, बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से ये अलग एंथर पाया जाता है। इसी तरह से जो मोनोकोटिलीडन्स होते हैं, हम मोनोकोटिलीडन्स इधर लिख देते हैं एक बार, मोनोकोटिलीडन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके एंथर मोनोलोब, ठीक है, मोनोलोब हो गए, मोनोथिकस, ठीक है, एंड बायस्पोरेंजियल। ठीक है। सो मोनोकोटिलीडन्स में मोनोलोब्ड होते हैं, मोनोलोब्ड एंथर होते हैं, मोनोथिकस एंथर होते हैं एंड बाइस्पोरेंजिएट एंथर पाए जाते हैं। राइट। सो इस तरह से हम ये एंथर का स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। नाउ हम हिस्टोलॉजिकल की बात करेंगे। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो एंथर के अंदर यानी कि पोलन ग्रेन तक 4 लेयर होती है। एंथर के अपर लेयर से लेकर और पोलन ग्रेन तक का जो या पोलन मदर सेल तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 टाइप के सेल्स या 4 टाइप के लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से, लेट मी form the structure first. जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं एंथर का तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि 4 लोब होते हैं यानी बाइलोब होते हैं एंड थीका के कारण ये 4 पार्ट में दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके बीच में जो होता है, बीच में क्या होता है, बीच में ये स्पोरेंजिएट होता है। ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो जहां से फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि फिलामेंट जो है, फिलामेंट के कनेक्टिव जो एरिया है वहां पे वस्क्यूलर टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव जो एरिया है उस जगह पे वस्क्यूलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है। जिससे कि न्यूट्रिशन का सप्लाई कंटिन्यूसली चलता रहता है, वाटर का सप्लाई कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। सो यहाँ पे वस्क्यूलर टिश्यू पाया जाता है। It is vascular tissue. राइट। सो कनेक्टिव जहां पे अटैच रहता है उस एरिया में वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। नाउ सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे ऊपर का लेयर ये सिंगल लेयर होता है सेल्स का। इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स
दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, इसको एपिडर्मिस सेल कहा जाता है। एपिडर्मिस सेल जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है, ठीक है। एंड बेसिकली ये जहां से बाकी के लेयर जो डेवलप होते हैं वो आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल बेसिकली वो सेल होता है जहां से गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है और बाकी के लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसके बारे में हम बाद में जब डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सेक की बात करेंगे तो हम उसके बारे में ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि ये एपिडर्मिस जो सेल है ये स्टार्टिंग से जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है फ्लावर का, ये स्टार्टिंग से ही अवेलेबल होता है, आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप नहीं होता है एपिडर्मिस, पहले से ही जो डेवलपमेंट होता है ग्राउंड सेल्स होते हैं उसी से ही ये डेवलप होता है, राइट। देन ये प्रोटेक्टिव लेयर है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन के काम आता है पोलन मदर सेल या पोलन सेक का, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड लेयर अगर बात करते हैं, ये सेकंड लेयर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये भी सिंगल लेयर होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीसियम, एंडोथेसियम। ये एंडोथेसियम सेल होते हैं, ठीक है। ये सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथीसियम सेल अगर हम देखते हैं तो इसका जो अपर पार्ट होता है, अपर सेल मेम्ब्रेन होता है वो थिन होता है, ठीक है। ये अपर वाले जो सेल मेम्ब्रेन है ये थिन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो नीचे और रेडियल वाला पार्ट होता है ये वाले, ठीक है, ये रेडियल एंड नीचे वाले जो पार्ट होते हैं ये थिक होता है, ठीक है, ये थिक होता है नीचे और रेडियल, रेडियल मतलब लेटरल जो होता है ये वाले, ठीक है। ये जो पार्ट होते हैं ये थिक हो जाते हैं। अब ये थिक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड पाया जाता है। अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड यहाँ पे मिलके इसका जो नीचे वाला सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है उसको थिक कर देता है, ठीक है, और रेडियल जो पोर्शन है उसको भी थिक कर देता है, ठीक है। तो हर सेल जो है ऊपर वाला जो उसका पार्ट होता है जो कि एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ रहता है वो उस पोर्शन पे थिन होता है, वो सेल वॉल थिन होती है। लेकिन जो रेडियल एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है सेल वॉल होता है उसमें अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड के कारण ये थिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। नाउ एक स्पेशल चीज क्या है कि कहीं कहीं पे ये कैलोस बैंड एंड अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे ये पाए जाते हैं, ज्यादातर ये पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे ये नहीं पाए जाते हैं। कैलोस बैंड थिक नहीं होते, यानी कि ये थिक नहीं पाया जाता है, रेडियल उसमें ये एब्सेंट होते हैं, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो वो एरिया जो होता है वो रेडियल एरिया ये थिन होता है, इसलिए इसका जो वॉल होता है ये थिन होता है। इस पोर्शन को स्टोमियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इट इज स्टोमियम।
ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का क्वेश्चन इससे कई बार पूछा जा गया है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो फिर से एक बार सुन लीजिए, एंडोथीसियम सेकंड लेयर होता है, ठीक है, सिंगल सेल का लेयर होता है। एंड इसका जो अपर सेल वॉल होता है, जो कि एपिडर्मिस सेल से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, वो थिन होता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला सेल वॉल और लेटरल जो सेल वॉल होता है, यानी रेडियल सेल वॉल होता है, जिसमें अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड, ये दोनों मिलके इसके सेल वॉल को थिक बना देते हैं, रिजिड बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेल वॉल होता है कुछ जगहों पे, ये अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड एब्सेंट होते हैं। कुछ जगहों पे ये एब्सेंट होने के कारण वहां की सेल वॉल थिन ही रहती है, वहां की सेल वॉल थिन रहती है, पतली रहती है, ठीक है, वीक रहती है। ऐसी जगहों को स्टोमियम कहा जाता है, ठीक है। नाउ इसका काम क्या है? बेसिकली जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, एंथर मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, तो ये फ्रीली इस पोलन सैक में रहते हैं, ठीक है, ड्राई हो जाते हैं एंड पोलन सैक में फ्रीली रहते हैं, ठीक है। ऐसे समय में ये एंडोथीसियम सेल जो है, ये बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक सेल होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सेल मतलब कि ये एटमॉस्फेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। जो एंडोथीसियम सेल है, ये एटमॉस्फेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करके ये स्वलन अप हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, ठीक है। सो ये स्वलन अप हो गए, फूल गए, एंड फूलने के बाद क्योंकि ये टर्जिडिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ से जहाँ से पतला होता है, यानी स्टोमियम होता है, वहाँ से ये फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये टीयर अप हो जाता है, और टीयर अप होने के कारण ये यहाँ से टीयर अप होने के कारण यहाँ से इनको पोलन ग्रेन को जगह मिल जाती है, और पोलन ग्रेन जो है वो एम्ब्रियो सेक को इसको पोलन सेक को छोड़ के और बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये एंथर का डिहाइसेंस मतलब कि एंथर जो है वो मैच्योर एंथर वो बर्स्ट हो जाता है, एक तरह से वो टूट जाता है, फट जाता है, और पोलन ग्रेन को जगह दे देता है कि बाहर रिलीज हो जाए, ठीक है। सो इसी तरह से ये डिहाइसेंस, इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डिहाइसेंस, ठीक है। सो पोलन ग्रेन जो एंथर का डिहाइसेंस में जो हेल्प करता है, वो एंडोथीसियम सेल करता है, जिसमें स्टोमियम होता है। स्टोमियम के थ्रू ये फट जाता है, और इस तरह से डिहाइसेंस, एंथर का डिहाइसेंस होता है, जिससे कि डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, और पोलिनेशन हो जाता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? सो इस तरह से ये एंडोथीसियम सेल होते हैं। क्लियर? दो लेयर हो गई, एक एपिडर्मिस एंड दूसरा एंडोथीसियम। क्लियर? नाउ थर्ड जो लेयर होती है, थर्ड लेयर 2 या 3 लेयर से सेल के लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। थर्ड लेयर 2 या 3 सेल के लेयर से बनी हुई होती है। 1 2 and 3, ठीक है। सो थर्ड लेयर जो है वो 2 या 3 सेल के लेयर से बनी हुई होती है, एंड दिस इज कॉल्ड मिडिल लेयर, ठीक है।
ये 2 या 3 सेल जो होते हैं, सेल के जो लेयर होते हैं, ये मिडिल लेयर कहलाते हैं। दीज आर बेसिकली पेरेन्काइमेटस सेल। These are basically parenchymatous cell। पेरेन्काइमेटस सेल का काम क्या होता है? फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल का क्या काम होता है? फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, और ये फूड का स्टोरेज करते हैं, जो कि जो मदर पोलन ग्रेन होता है, पोलन मदर सेल होती है या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसको फूड प्रोवाइड करता है जिससे कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो। यानी कि पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के समय या गैमेटोजेनेसिस के समय जो न्यूट्रिशन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये कहाँ से आती है? ये पेरेन्काइमेटस सेल जो कि 2-3 लेयर में होती है, इस पेरेन्काइमेटस सेल जिसको मिडिल लेयर कहते हैं, इस मिडिल लेयर से ये प्रोवाइड होती है। राइट, सो मिडिल लेयर का मेन काम क्या है? कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड द फूड टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। राइट, सो इस तरह से ये 3 लेयर हो गई। कौन कौन सी लेयर? एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम एंड देन मिडिल लेयर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है लास्ट वाली, ये सिंगल लेयर होती है। मेरे पास एक ही कलर का पेन अभी अवेलेबल है, लॉकडाउन में मैं ला नहीं सकता हूँ, सो इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैं ढंग से बनाने की इसकी कोशिश कर रहा हूँ। Right, these cells are called tapetum cell। ये जो लास्ट की लेयर होती है, ये टेपिटम सेल कहलाती है। ठीक है, टेपिटम सेल लास्ट की लेयर होती है। टेपिटम सेल बेसिकली इसका जो मेन काम होता है, क्योंकि टेपिटल सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पोलन मदर सेल्स होते हैं, जिसमें मियोसिस होता है, एंड मियोसिस के कारण पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज एमएमसी। ठीक है, सो टेपिटम सेल का मेन काम क्या है? ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि टेपिटम सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम सेल। ठीक है, नाउ फर्स्ट फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, क्या है? इट इज, ये मिडिल लेयर जब डेवलपिंग पोलन ग्रेन होता है तो मिडिल लेयर से ये टेपिटम सेल जो है फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मिडिल लेयर से जो मिडिल लेयर में जो स्टोर्ड फूड होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन टेपिटम सेल में हो जाता है। ठीक है, और फिर वहां से ये डीजेनरेट जब होते हैं या डीजेनरेट होके ये इन एमएमसी को प्रोवाइड करते हैं, यानी ये बीच में एजेंट का काम करते हैं। मिडिल लेयर डायरेक्टली पोलन मदर सेल को फूड का सप्लाई नहीं करता है। मिडिल लेयर से सबसे पहले टेपिटम सेल एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ये पोलन मदर सेल को ट्रांसफर कर देता है इस फूड को। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम middle layer to माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, टू एमएमसी।
ठीक है। सो इस तरह से ये मिडिल लेयर से फूड का एब्जॉर्प्शन करके और इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल को देता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो उसमें मियोसिस होता है, उस समय ये फूड जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर टू द एमएमसी, राइट। सेकेंड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी। Formation of Yubish body. Now you will ask, what is this Yubish body? ये तो कुछ नया आया, ठीक है। Yubish body क्या है? ये एक सपोज टेपिटम सेल है, ठीक है। ये टेपिटम सेल है, इसमें ये एक सेपरेट सेल होता है, ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे कुछ ग्रैन्युअल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ ग्रैन्युअल्स बनते हैं, ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में इन ग्रैन्युअल के चारों तरफ कुछ स्पोरोपोलेनिन, इन ग्रैन्युल्स के चारों तरफ कुछ एक मटेरियल होता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। सो इस तरह से ये जो ग्रैन्युल्स होते हैं ये सराउंडेड हो जाते हैं स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन बेसिकली एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज द टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको हम हथौड़ा मारते हैं तो भी नहीं टूटता, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता है, यानी इसको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बहुत मुश्किल से डिस्ट्रॉय होता है। इसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो भी ये, यानी माइनस से भी -50 -100 पे भी ये टॉलरेट करने का इसका पावर होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हाई प्रेशर दिया जाए, हाई कंप्रेस किया जाए, अगर रोड रोलर भी इसके ऊपर से चला दिया जाए तो ये शायद नहीं टूटता, ठीक है। हाई प्रेशर दिया जाए तो भी ये नहीं टूटता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में इसको डाला जाए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला जाता है तो भी ये डिसॉल्व नहीं होता है, और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन में भी ये बहुत मुश्किल से डिसॉल्व होता है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व कर सकता है। याद रखना, अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पाया गया है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस स्पोरोपोलेनिन? इट इज द पॉलीमराइजेशन, इट इज पॉलीमराइज्ड कैरोटीनॉइड। क्या है? पॉलीमराइज्ड, यानी कि कैरोटीनॉइड जो है वो एक चेन बना लेती है, ठीक है। सो उससे स्पोरोपोलेनिन बनता है, तो इट इज पॉलीमराइज्ड कैरोटीनॉइड, ठीक है। सो इस तरह से ये स्पोरोपोलेनिन एक टफेस्ट मटेरियल, और ये इन ग्रैन्युल्स को सराउंडेड कर लेते हैं, ठीक है। ये सराउंडेड कर लेते हैं तो इसको प्रोयूबिश बॉडी कहते हैं, प्रोयूबिश बॉडी या ग्रैन्युल। अब यहाँ पे ग्रैन्युल, ठीक है। सो स्पोरोपोलेनिन इन ग्रैन्युल्स को सराउंडेड कर लेते हैं, एंड अब इस पोर्शन को प्रोयूबिश ग्रैन्युल कहा जाता है, ठीक है। नाउ ये प्रोयूबिश ग्रैन्युल जो है
जब ये टैपिटम सेल जो है, टैपिटम सेल बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। मिडिल लेयर भी बहुत जल्दी वो हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, यानी एफिमेरल होता है। एफिमेरल का मतलब होता है कि शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। तो टैपिटम भी शॉर्ट लिव्ड होता है और मिडिल लेयर भी शॉर्ट लिव्ड होता है। तो जब टैपिटम सेल जो है वो मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करता है, टैपिटम सेल मिडिल लेयर से फूड का एब्जॉर्प्शन करके खुद के अंदर थोड़ी देर के लिए रखता है और उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और एमएमसी जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में ये फूड का डिस्चार्ज कर देता है, फूड को रिलीज कर देता है, ठीक है। सो यहाँ से इसने लिया और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सो इस तरह से ये रिलीज कर देता है फूड को। फूड के साथ साथ ये जो प्रोयूबिश ग्रैन्युल्स हैं, जो कि अब यहाँ सराउंडेड होने के बाद ये यूबिश बॉडी कहलाते हैं, ठीक है। सो ये ग्रैन्युल्स जो हैं स्पोरोपोलेनिन के, ये यूबिश बॉडी कहलाते हैं। ये यूबिश बॉडी जो है, यहाँ जब पोलन ग्रेन में एमएमसी जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करती है तो ये यूबिश बॉडी उसके चारों तरफ सराउंडेड